नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए नहीं है, केवल मरीजों के लिए या उनके रिलेशंस के लिए है। अगर आप खुद ही एक डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो मेरे ख्याल से ये उससे और भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसको देख लेना, और अगर आप डायबिटिक हैं और आपको ये बातें कुछ समझ आती हैं तो ये आगे शेयर कर देना। दोस्तों, मेरे हिसाब से डायबिटीज़ जो है ये एक किस्म से एक बिगड़ी हुई पत्नी की तरह है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपकी वाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है तो ये बिल्कुल आपके वाइफ की तरह है। ये ज़िंदगी भर डायबिटीज़ आपको कंट्रोल करेगी। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं देखेगी। आपको लाइफ बिल्कुल रेगुलर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तबीयत बिगड़ती जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली वाइफ से तो आप तलाक ले सकते हैं, डायबिटीज़ से आप तलाक भी नहीं ले सकते, और ये आपकी ज़िंदगी के साथ जाएगी। और अगर आप इसको ठीक तरह से टैकल करेंगे तो जिस तरीके से आप अपनी वाइफ के साथ खुश रह सकते हैं, आप डायबिटीज़ के साथ भी खुश रह सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बनाऊं। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो और आप कोई लड़की से डेट करते हो तो पहले 4-5 बार मिलने जाते हो ताकि उसके बारे में समझ पाओ। वही बात डायबिटीज़ का होता है कि आप डायबिटीज़ के बारे में समझ पाओ। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बिजी ज़माने में कोई मरीज़ जिसको शुगर है वो बिना शुगर को जाने ये क्या है, डॉक्टर के पास जाता है, इलाज लिख के वापस आ जाता है, और ये सोचने की शक्ति वो भी नहीं करता कि उसको ये बीमारी कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई और कब तक चलेगी, और उसको इसके साथ कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब सबसे पहले डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? आप सबको मालूम है, मैं ज़्यादा फिगर्स में नहीं जाऊंगा। कोई भी शुगर का लेवल जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को नुकसान करता हो वो डायबिटीज़ है। ये देखा गया है कि शुगर अगर 126 से ऊपर खाली पेट होती है और खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर होती है तो उसको हम डायबिटीज़ की डेफिनेशन में ले लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये फिगर ज़रूरी हो, इससे नीचे वाली फिगर्स में भी पेशेंट को, डॉक्टर मरीज को दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम उस कंडीशन को आईजीटी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इंटॉलरेंस कहते हैं, और उसका भी इलाज देना उचित समझते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मैंने अपनी डेविडसन हमारी किताब होती थी उसमें पढ़ा था 1970s में कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस उस समय 3-4% ही था, और आज की डेट में इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैसिफिक आइलैंड्स में, सोमावन आइलैंड्स में, फिजी में इसका इंसिडेंस 30% तक है। हाँ, हर 3 में से 1% को जो फिजी आइलैंड में रहता है उसको डायबिटीज़ है। और यही डायबिटीज़ फिजी में उस समय 1978 1980 में 2-3% थी। मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि जब हमने एमडी की उस समय इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट बहुत कम थे, फिजी जाने का बहुत रिवाज था, क्योंकि वहाँ पर फॉस्फेट्स के स्टोर्स थे और बड़े आराम से डॉक्टर को जॉब मिलती थी। धीरे धीरे फॉस्फेट स्टोर ख़त्म हो गए और वहाँ पर फॉस्फेट तो नहीं रहा, बट लोगों को डायबिटीज़ बहुत कॉमनली हो गई। अब ऐसा क्यों है कि डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ी है? इसके ऊपर बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ आती है वो है हमारे खान पीन का सिस्टम ठीक नहीं है। हमारे खान पीन का सिस्टम ठीक ना होने का मतलब है कि हम
अपने जिस तरह के हमारी जीन्स हैं हम उस तरीके से नहीं खाते। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पर्सनली रिसर्च की है और ये देखा है कि दुनिया भर में डायबिटीज का इंसिडेंस कहाँ नहीं बढ़ा। अगर आप देखेंगे, एक वेस्ट अफ्रीका में प्लेस है जिसको बेनिन कहते हैं, गमीबिया भी एक जगह है वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ डायबिटीज का प्रेवलेंस अभी भी 3-4% है, जबकि अमेरिका जैसी जगह में 10%, 15% हो गया है। इंडिया में भी इससे ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसा क्या है जो इन सब जगह में हुआ और वेस्टर्न अफ्रीका के इन जगह में नहीं हुआ? वो ये हुआ है कि जो अफ्रीका की वो जगह है वहाँ इतना ज़्यादा वायलेंस और गड़बड़े हैं कि वहाँ ये मल्टीनेशनल नहीं पहुँचे और वहाँ पर ये प्रोसेस फूड और ये खाना नहीं पहुँचा और वो अभी तक अपने ओरिजिनल खान पान पर रहते हैं। जबकि इंडिया में हो गया या इवन अमेरिका हो गया, यहाँ खाने पीने का सिस्टम बहुत बदल चुका है। खाने का पीने का सिस्टम कैसे बदला है कि हम जो अनाज आजकल खाते हैं वो अनाज उससे बहुत ज़्यादा फर्क है जो हमारे फोर फादर्स खाते थे। क्या आपको मालूम है जो व्हीट आजकल हम खाते हैं शायद इसमें 42 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो ओरिजिनल वर्जिन व्हीट था उसमें शायद 12 या 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता था। तो हमारे क्रोमोसोमल पैटर्न बदल गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे इंटरसेनल इन्फ्लामेशन होता हो और डायबिटीज ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी हो, ना केवल बीटा सेल की बीमारी हो, हमारे जीआई बीमारी हो कि हमारे इंटेस्टाइन से इन्फ्लामेशन से ज़्यादा ग्लूकोज इंटेस्टाइन में खाना खाने के बाद एब्जॉर्ब होता हो, हमारे खान पीन का सिस्टम बदल जाने की वजह से। तो ये वाली बातें हैं जो बहुत सोचने वाली हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं पैथोफिजियोलॉजी पर एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आप समझ सकें कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि जब मैंने फिजी का देखा तो फिजी में हर 3 में से 1 को डायबिटीज़ है। लेग एम्पुटेशन बहुत कॉमन है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जब फॉस्फेट स्टोर्स वहाँ से ख़त्म हुए, आदत उनके लेजीनेस की है, वो लोग काम नहीं करते और वहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइट का चेंज आया और प्रोसेस फूड आए क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उनको तो जहाँ जो चीज़ मिलती है वो वहाँ जाकर उसको कब्जा करने की करते हैं। चाहे आप इंडिया की हिस्ट्री ले लो और मोस्ट ऑफ द अफ्रीका आप देखो गुलाम रहा है विद दीज वेस्टर्न पार्ट्स। तो इससे जो ओरिजिनल हमारी डाइट है वो हमारी डाइट नहीं रही और अगर हम डायबिटीज से बचना चाहेंगे तो हमारे को फिर बैक पैटर्न टू द ओरिजिनल डाइट जो हम लोगों की थी। अब उसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है। अगर हम डाइट वो वाली ले जो हमारी ओरिजिनल थी तो हमारे को वो व्हीट ही नहीं मिल पाता क्योंकि जैसे हमारे ह्यूमन रेस में टाइम के साथ चेंज आया है, इंटररेशियल मैरिजेस होने में, बच्चे होने में, फिर उनके इंटरकल्चरल मैरिजेस होने में नई ऑफस्प्रिंग आई हैं। उसी तरीके से जो राइस प्रोडक्शन हो गई है, जो वीट प्रोडक्शन हो गई है, हमारे खान पीन की वीट वो नहीं रही जो पुरानी है। और आपने नोट किया होगा कि आजकल वो वाले फेमिन भी नहीं होते, वो वाले अकाल भी नहीं पड़ते जो पहले पड़ते थे क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यील्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया गया है कि खरपतवार का असर कम आए, खाना ज़्यादा पौष्टिक निकले। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड तो भी अलाउड नहीं है बट ट्रांसजेनिक जो लीगली अलाउड है उस तरीके का फूड देने से कि अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की कम है तो हम उसमें आयरन बढ़ा दें, ये चीज़ें बढ़ा दें, मिनरल्स बढ़ा दें। तो उससे क्या नुकसान हुआ है कि उसके साथ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। इसलिए जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पहले हमारा खाना खाने के बाद शरीर में बढ़ता था उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। क्या आपको मालूम है कि हमारे माँ बाप के माँ कहती थी, दादी कहती थी कि और हमारी वाइफ भी कहती है कि बादाम खाने रात को भिगो के रख के खाओ। ऐसा क्यों है? आप सूखा बादाम खाओ तो उसका असर कम क्यों आता है? क्योंकि रात भर बादाम को भिगो के रखने के उसके फाइटेट खत्म हो जाते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बादाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं और मैग्नीशियम ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम बादाम में ये देखेंगे
तो हमारे अनाज में भी एक किस्म से आप भिगा हुआ अनाज खा रहे हो, अगर उसके अंदर हमने कुछ जेनेटिकली इस तरीके के चेंजेस हुए हैं जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाए। तो बेसिकली जो मेरा मैसेज था कि हमें अगर अपना खाना पीने का सिस्टम ठीक करना है तो उससे हमारे को डायबिटीज से बचा जा सकेगा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ प्रैक्टिशनर मैंने देखा है जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें से बहुत बेचारे यंग होते हैं 30-35 साल की उम्र के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की होती है, वो सीधा 400 शुगर आ रही होती है और उन्होंने कभी कोई बद परहेज़ी भी नहीं की होती। तो उसकी वजह क्या है? कोई इन्फेक्शन होने का चांस वगैरह तो चांसेस कम है। और अगर ऐसे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में डायबिटीज फैल रही है तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है, हमारा डाइट प्रोसेस फूड में चला गया है और हमारा व्हीट वो नहीं मिलता जो हमारे दादा परदादा को मिलता था। तो एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, जब यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा थ्रस्ट हो रही है, जिसको किराने वाले मोटा अनाज कहते हैं, आप मिलेट्स खाओ। आप अपना खाना में व्हीट कम करके मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा करो और मिलेट्स से हमें बहुत एडवांटेज मिलता है। जैसे रागी जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है, और ये वो वाला आयरन है जो एब्जॉर्ब हो जाता है। लोगों को ख्याल होता है एप्पल में भी आयरन है, इसको धूप नंगा रख दो तो थोड़ी देर में काला पड़ना शुरू हो जाता है, बट एप्पल का आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन एब्जॉर्ब होता है गुड़ का। तो इसी तरीके से रागी जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका आयरन एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक वेजिटेरियन डाइट में रागी रिचर सोर्स हो सकता है। तो इसलिए खान पीन पर हम डॉक्टरों को, हमारे मरीजों को बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। और मैंने पहले एक दो वीडियोस बनाई हैं खाने पीने के ऊपर, और अब एक प्रॉपर डाइट प्लान, जो एक प्रैक्टिकल डाइट क्या ली जा सकती है, मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप थोड़ा सोचें और अपने खाने पीने का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट करें। और जब भी कुछ खाने लगें पहले दिमाग में सवाल लाएं कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ। क्या मैं जीभ के टेस्ट के लिए खा रहा हूँ? क्या मैं अपनी सेहत बेटर करने के लिए खा रहा हूँ? क्या इसके खाने से मुझे डायबिटीज जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस तरीके के विचार आपको थोड़े से टच करते हैं, थोड़े दिल को छू जाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको आगे शेयर कर दो। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।